कंफ्यूजिंग जो हमारे एमसीक्यूज हैं, क्या हम उनमें कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ हम एलिमिनेशंस लगा सकते हैं जिनकी वजह से हम कुछ मार्क्स गेन कर लें। तो मान लो कि तुम्हारे को 40 आते हैं बट तुम्हें 10 में कंफ्यूजन है। अब ये 10 जो है वो 40 मार्क्स तुम्हारे लिए बना सकते हैं तो तुम्हें डिसेंट स्ट्रेटेजीज पता होती है। एंड इसमें अगर 50% का भी रेशियो रखे तो 20 मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। एंड जेईई सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स में तो तुम्हारी रैंक का जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, हज़ारों का वेरिएशन हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 100 ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होता है कि मुंह उठा के तुम एमसीक्यू को अप्रोच कर लो। अगर तुमने प्रैक्टिस में एक साइंटिफिक मेथड समझ लिया कि एक एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करना है, तो तुम्हारे सिलेक्शन के जो परसेंटेज है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। 15 मार्क्स तुम्हें पता नहीं है कि क्या कर सकते हैं। 15 मार्क्स में तुम्हारा इतना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। 15 मार्क्स तुम्हें तुम्हारी ड्रीम ब्रांच से आगे पीछे ले जा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ 15 मार्क्स एंड ये इन स्ट्रेटेजीज से हो पाएगा। यार देखो, सब्जेक्टिव एग्जाम्स का सीजन खत्म हो गया, करियर तुम्हारा बनेगा एमसीक्यूज को सॉल्व करके। और आज यही बताने वाला हूं कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, बहुत सारे एग्जामिनेशंस तुम्हारे आगे आने वाले हैं। जेईई का एग्जाम आगे आने वाला है, सीयूईटी आगे आने वाला है, जेईई एडवांस आने वाला है। इतने सारे एग्जामिनेशंस को जब तुम क्लियर करने की सोच रहे हो तो एक एमसीक्यू स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। लेकिन एमसीक्यू के लिए कोई स्ट्रेटेजी होती है? ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी होती है। स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं करते कि सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं, वो फोकस ये भी करते हैं कि एक एमसीक्यू की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जिसमें एमसीक्यू में जहां कंफ्यूजन हो वहां वो स्मार्ट अप्रोच लगा के अपने फुल मार्क्स ला सके। मतलब अगर जेईई का एग्जामिनेशन है तो 4 मार्क्स ला सके सिर्फ स्मार्ट ट्रिक्स को यूज करके। अब मैं इसको एग्जैक्ट तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा, बिकॉज तुक्का इज नोवेयर लॉजिकल। ये कुछ लॉजिकल स्ट्रेटेजीज जिनकी मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजीज से पहले बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू हमारे किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक तो होगा हमारे डायरेक्ट, मतलब जिसका हमें डायरेक्ट रिकॉल याद आ गया कि भाई सब कुछ याद आ गया जो इस एमसीक्यू में आता है। दूसरा हो गया कंफ्यूजिंग, और तीसरा हो गया अपना ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो, यहां तो जनरली कोई तुक्का स्ट्रेटेजी या कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, बिकॉज तुम्हें बेसिकली आंसर पता होगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि कंफ्यूजिंग जो हमारे एमसीक्यूज हैं, क्या हम उनमें कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ हम एलिमिनेशंस लगा सकते हैं जिनकी वजह से हम कुछ मार्क्स गेन कर लें। एंड ऑब्वियसली ब्लाइंड स्पॉट्स को है तो वो तो हमें स्किप ही करना चाहिए, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट्स में तुक्का लगा के भी कुछ फायदा नहीं है, बहुत मार्क्स कटिंग। एंड इन केस नेगेटिव मार्किंग है -1 -2 की, तो कभी भी ब्लाइंड स्पॉट को तो हमें छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो आज मेजरली बात करेंगे कि अगर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 75 मार्क्स क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन है, तो मान लो कि तुम्हारे को 40 आते हैं बट तुम्हें 10 में कंफ्यूजन है। अब ये 10 जो है वो 40 मार्क्स तुम्हारे लिए बना सकते हैं तो तुम्हें डिसेंट स्ट्रेटेजीज पता होती है। एंड इसमें अगर 50% का भी रेशियो रखे तो 20 मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। एंड जेईई सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स में तो तुम्हारी रैंक का जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, हज़ारों का वेरिएशन हो सकता है। मतलब सीधे एक एनआईटी से दूसरे एनआईटी पे तुम जंप कर जाओगे इससे, राइट? तो इस बात को समझो। अब आते हैं मुद्दे पे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनका हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं। देखो, मेजरली 5 स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। सबसे पहले कि टारगेटेड एलिमिनेशन, बहुत लोगों ने सुन रखा है। देन न्यूरल ट्रेसिंग, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। पोजीशन प्रोबेबिलिटी, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं जहां पे जनरली राइट आंसर्स होते हैं। असर्शन रीजंस में बहुत ज्यादा गैस वर्क हो सकता है अगर तुम ढंग से करोगे। एंड लास्टली कि इनको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। चलो एक एक करके सब देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है। देखो, एलिमिनेशन सबसे वाइडली यूज्ड होता है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात तो तुम एक्सट्रीम्स को रूल आउट कर दो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे को डेटा दे रखा है, ऑप्शन है 10, 15, 12.5 और एक दे रखा है 100, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 100 ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियसली तुम जानते हो ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ये 4 ऑप्शन सिमिलर बनाएंगे नहीं, 2-3 करेक्ट बना दिए, उसके बाद एक कोई भी अनशन डालो तो इसको तो पहले ही रूल आउट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी जो 25% की थी वो अब 33% पे आ गई है। तो ये एक पहला ऑप्शन होता है। ये बहुत जगह कर सकते हो। ये तुम यूनिट से कर सकते हो। बहुत बार अगर यूनिट 2-3 ऑप्शन की सिमिलर है एंड एक की अलग है तो उसको रूल आउट कर सकते हो। तो एक तो रूल आउट स्ट्रेटेजी हो गई। एंड लिटरली इजी एग्जामिनेशंस जो होते हैं, मतलब इजी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, जेईई मेन की भी अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली जेईई मेन में
अगर केमिस्ट्री की बात करें एंड फिजिक्स की बात करें, CUET जैसे एग्जामिनेशन, इवन बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं जैसे VIT ट्रिपल ई हो गया, SRM JEE हो गया, यहाँ पे कोई भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस दे। वहां 2-3 ऑप्शंस में ही खेल होने वाला, बाकी ऑप्शन सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो एलिमिनेशन सबसे पहले लगाओ, एंड ये तो तुम्हें आते हुए क्वेश्चन में भी जल्दी लगाओ, बाकी बहुत बार एलिमिनेशन से ही चीजें सही हो जाती है। देन दूसरा अपना क्या ऑप्शन आता है कि भाई सिमिलर ऑप्शंस हाइपोथेसिस क्या कहती है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ये फॉर एग्जांपल हो गया 1.15, ये हो गया 1.18, ये है 3, ये है 5, तो 99% ऑफ द केसेस में यही दोनों में से एक आंसर होगा, राइट। तो तुम 2 आंसर्स के एक्सट्रीम्स को तो पहले ही निकाल दिया। अब इसमें ये है कि यार ये भी तो पास पास है, बट तुम देखो तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स बच सकते हैं कि अगर तुम्हारे एक्सट्रीम्स के आसपास आंसर आ रहा है, मतलब ये तो तुम्हारा है ही नहीं, ठीक है। तो सिमिलर जो ऑप्शन है, सिमिलर जो अप्रोच है, इनमें से 2 एक आंसर होंगे, एंड देन प्रोबेबिलिटी पहुंच गई 50%, ठीक है। तो यही गैस वर्क का फायदा है कि अगर तुम्हारा कुछ नियर अबाउट आंसर आ रहा है, मतलब तुम्हें कंफ्यूजन है कि मेरा आंसर 3 के आसपास हो या 1.15 के आंसर पास हो, तो बेसिकली ये सिमिलर ऑप्शन है, मतलब 1.15 ही करेक्ट होगा। आधी कैलकुलेशन से ही चीजें सही कर सकते हो। अब नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली नन ऑफ द अबव कभी भी आंसर नहीं होता है। जनरली अगर नन ऑफ द अबव मिले एंड ऑल ऑफ द अबव मिले तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। अगर तुम्हें कहीं मिला है कि 4 ऑप्शन दे रखे, अगेन फिर से समझो ABCD, अगर ऑल ऑफ द अबव है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है होने के, तो इसको जनरली लगा सकते हो गैस वर्क में अगर 1-2 ऑप्शन भी सिमिलर मिले। वहीं अगर इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ नन ऑफ द अबव दिख रखा है, देन पिक्का पक्का मान के चल सकते हो कि कंफ्यूजन है कि ये आंसर नहीं होगा, तो तुम 3 में से एक आंसर चूज करो। अब अपना जो सेकंड मेथड आता है वो है न्यूरल ट्रेसिंग मेथड। अब ये कोई गैस वर्क वाला मेथड नहीं है, ये बेसिकली प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है कि एक MCQ को कैसे अप्रोच किया जाता है। भाई ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के तुम MCQ को अप्रोच कर लो। अगर तुमने प्रैक्टिस में एक साइंटिफिक मेथड समझ लिया कि एक MCQ को अप्रोच कैसे करना है, तो तुम्हारी सिलेक्शन के जो परसेंटेज है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। अब बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले जब भी तुम्हारा कोई भी MCQ तुम्हें मिलता है, सबसे पहले तुम देखो कि रिकॉल करो कि वो कहाँ से आया, स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मोशन का आया है कि ये एक रोलिंग मोशन है, साथ ही साथ आगे भी चल रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा कि यार ये मैकेनिक्स का है, मैकेनिक्स में भी ये रोटेशन का है, रोटेशन में भी ये रोलिंग मोशन का है। अगर ये पहला रिकॉल ही नहीं हुआ, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो उससे रेलिवेंट फॉर्मूला नहीं पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग एनी MCQ इन प्रैक्टिस और एनीवेयर, तुम्हें सबसे पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया। तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी मेमोरी में फ्लैश करना चाहिए कि ये मेरा लार्जर सिलेबस है, इस लार्जर सिलेबस के इस यूनिट से आया, इस यूनिट के इस चैप्टर से आया, इससे इस टॉपिक से आया। अगर इतना भी कर लोगे तो गलत करने के चांसेस 100% एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन बना कहाँ से। अब ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब एक मेंटल फ्लो बनाना पड़ेगा तुम्हें। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये नहीं होना चाहिए कि यार क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखा, अब चलो झटपट लिखना शुरू कर देते हैं। दिस विल नेवर इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड तुम्हें पता है एग्जामिनेशंस लाइक JEE वगैरह स्पीड एंड एक्यूरेसी की एग्जामिनेशन है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें एक मेंटल फ्लो बनना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन आया है कि यार ये एक प्रोजेक्टाइल है, कि यहाँ पे आप मान लो ये 45 डिग्री पे पूछा गया है, इसका हाईएस्ट फेंका गया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है। अब यहाँ पे तुम लिखने बैठ जाओ यार U इतना है, साइन थीटा इतना है, कॉस थीटा इतना है, तो इससे कुछ फायदा नहीं है भाई, इससे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। योर मेंटल फ्लो शुड ऑलवेज बी वेरी फास्ट कि अगर मेरे को हाईएस्ट पॉइंट पूछा है, मतलब मुझे सिर्फ वर्टिकल मोशन पूछना है, मैं इसका जो भी अपनी U वेलोसिटी है इसका जल्दी से U साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा और मैं सिर्फ इसमें अपनी मोशंस के लॉ लगा दूंगा। इतना माइंड में मेकअप होना चाहिए, तभी पेन उठना चाहिए। अदरवाइज तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम जल्दी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि एक मेंटल फ्लो हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि तुम सपने देख रहे हो IITN बनने के या फिर NITN बनने के। ये कोई चोमू लोग नहीं होते हैं कि क्वेश्चन देखते ही सीधे पेन उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ सजाने के लिए नहीं आए हो, सजाने के लिए। मैं लिखता भी इतना गंदा हूँ क्योंकि मैं मेंटली बहुत जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसलिए यू विल नेवर फाइंड माई राइटिंग वेरी गुड, बिकॉज
जब तक मैं IITian लिखना शुरू करता हूँ तब तक मेरे दिमाग में तीसरी लाइन प्रोसेस होने लगती है। दिस इज माई मेंटल फ्लो एबिलिटी जो मैंने जेई देश से ही निकाल ली है। अब तुम अगर वो निकालोगे नहीं तो फिर क्या फायदा है मैं अच्छे से लिख लूँ IITian, भाई मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि मैं इतना आराम आराम से क्यों लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना आराम आराम से क्यों चल रहा है। तो तुम्हें ये मेंटल फ्लो बनाना पड़ेगा, बिकॉज जब हम IITs में जाते हैं तो दीज आर वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम्स, हमें इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिनके लिए हमें मेंटल फ्लो करके बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। अब तीसरा आ गया स्किप एंड रिटर्न स्ट्रेटेजी। ये भाई बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, फिर से ले लेते हैं वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल वे का हाईएस्ट पॉइंट क्या वो आया, अगर मुझसे ये फिगर आउट ही नहीं हुआ कि ये कहाँ से आया, स्किप। अगर मुझे यूनिट फिगर आउट हुई बट मुझे फॉर्मूला नहीं आया, स्किप। सो सिंपल। बस इसमें क्या है कि तुम क्या, जैसे तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम्हारी यूनिट तुम्हें सब समझ में आ गई, फिर ये तुम बाकी मेथड्स लगा सकते हो कि तुम्हें पता है कि यार ये जो आंसर आ रहा है ये मीटर्स में आ रहा है, इसकी यूनिट मुझे पता चल गई क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, तब तुम एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। ये एक बेनिफिट है। अदरवाइज ये फ्लो तुम्हें इंश्योर करेगा कि कभी भी तुम गलत आंसर में ना फंसो, बिकॉज जो बच्चों के मार्क्स कटते हैं, बहुत लोगों के मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कटते हैं। भाई मेरे तो मार्क्स ज़्यादा आए थे, मेरे मार्क्स आए थे शायद 217 जेईई मेंस में, बट जिनके मार्क्स 120 से 150 के आसपास होते हैं, 218 आए थे 218 आए होंगे भाई, मेरा दोस्त बोल रहा है 218 है, ठीक है जो भी हो। इनके भाई क्या होता है कि इनके जैसे मार्क्स आ गए 170, बट माइनस हो गए 25 मार्क्स, माइनस हो गए 30 मार्क्स, यहाँ पर तुम्हारी फट जाती है। और 25-30 मार्क्स में तो तुम एक अच्छी NIT से एक मीडियम NIT तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी समझते हैं, ये है पोजीशन प्रोबेबिलिटी। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टिक है। देखो पोजीशन प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, ये अपनी थर्ड पॉइंट हो गया कि बेसिकली मिडिल ऑप्शंस जनरली सही ऑप्शंस होते हैं। अब इसका एक प्रोबेबिलिटी समझो, एक लॉजिक समझो, ये हो गया ABCD। अब जनरली एग्जामिनर क्या सोचता है कि यार फर्स्ट ऑप्शन जनरली बच्चे सोच सकते हैं कि सही है, तो फर्स्ट मैं सही ऑप्शन नहीं रखता हूँ। मैं मतलब मेरे दिमाग से भी सोचो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन बनाना, मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाना है कि मेरे पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं, मैं कितने पेयर बना पाऊंगा। अब मैं जब इसके ऑप्शंस लिखूंगा ना, मुझे आंसर तो पता ही होगा, मैं इसका पहला ऑप्शन है बहुत झट से कुछ भी लिख दूंगा, दूसरे में तीसरे में सोचूंगा यहाँ बच्चे को फंसा देता हूँ एंड ये फिर झट से लिख दूंगा। तो यहाँ पे ही खेल है जनरली। अगर कंफ्यूज हो, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि यार A और B में से मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, गो फॉर B। लिख के देता हूँ कि 50-70% केसेस में ये सही होगा, ठीक है। एंड ये बहुत स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व्ड है, काफी सारे एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जर्व्ड है। तो यार ये सिंपल सा पॉइंट है, इसका ध्यान रखो, बट कंफ्यूजन में बहुत काम आएगा तुम्हारे। हम असर्शन रीजन का एक तुम्हें बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जनरली 80% केसेस में देखा जाता है कि आंसर जो होता है वो यही होता है कि बोथ A एंड B आर करेक्ट एंड B इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब किसी को असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनाने होते हैं, वो एक असर्शन स्टेटमेंट बनाता है। फिर B को वो जनरली ना, क्योंकि पहले आदमी के दिमाग में ना सही चीज ही आती है, वो B को बिल्कुल सही चीज ही लिखता है, मतलब इससे कनेक्टेड ही लिखता है। A को इससे B को कनेक्टेड ही लिखता है, कनेक्टेड लिखता है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाता है। तो भाई ये रूल सिंपल बोलता है, असर्शन रीजन में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि A और B तो करेक्ट ही दिख रहे हैं और आपस में कुछ भी कनेक्शन दिख रहा है, तो वो करेक्ट रीजन होता है, इसको मान लो। एक स्ट्रक्चरिंग को तुम अच्छे से समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल बात हुई है कि जैसे कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात हुई है कि किसी एक रिएक्शन की बात हुई है, राइट, कोई एक रिएक्शन दिखा है कि इज दिस रिएक्शन करेक्ट और नॉट, ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये करेक्ट है नहीं है, और जो ये असर्शन हो गया। रीजन में क्या है, एक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो जनरली केस में ये इसका ही एक्सप्लेनेशन होता है, ये दोनों ही सही होते हैं। ये एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई बल्क प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई तो ये कुछ भी काम का नहीं आएगा। फॉर मी द प्रायोरिटी इज कि फर्स्ट आपको ये आपका न्यूरल फ्लो वाला ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकर बनने के लिए। देन एलिमिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, देन प्रोबेबिलिटी वाले का ध्यान रखना चाहिए। असर्शन रीजन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ध्यान रख सकते हो। एंड ये सब होगा तुम्हारी प्रैक्टिस में। अब प्रैक्टिस में कैसे होगा कि सब कुछ मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे भाई मैं लाइन से 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक कर रहा हूँ, तो इतना टाइम है, 3 मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी लगा लो ना। 3 मॉक टेस्ट में तुम न्यूरल अप्रोच लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, मार्क्स ही तो कटेंगे, मॉक टेस्ट ही तो है। बट कहीं तुम्हें एक पैटर्न मिल गया कि भाई साहब मेरे 10 क्वेश्चन जो है थे, वो जो मैं छोड़ के आता था कंफ्यूजन में, मैंने वो 10 के 10 अटेम्प्ट कर दिए, भले मेरे 5 भी गलत हो गए,
तो मेरे को 5 क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिले, या -5 15 मार्क्स, 15 मार्क्स तुम्हें पता नहीं है कि क्या कर सकते हैं। 15 मार्क्स में तुम्हारा इतना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। 15 मार्क्स तुम्हें तुम्हारी ड्रीम ब्रांच से आगे पीछे ले जा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ 15 मार्क्स, एंड ये इन स्ट्रेटेजीज से हो पाएगा। अब इसीलिए देखो 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो बिल्कुल ही लीचड़ बच्चे होते हैं, पुअर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता, वो 80-100 के मार्क्स में टोल करते रहते हैं। एक हो गए भाई स्मार्ट बच्चे, ये हैं ही 200 प्लस वाले, इनको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हें सच्ची बताता हूँ, मैं मेरी जेई के टाइम पे ये फालतू की स्ट्रेटेजीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्कोरिंग दिस मच मार्क्स, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक स्मार्ट बच्चा ये भी आता है जो है तो एवरेज परफॉर्मर, लेकिन इसको पता है कि भाई मेरे को स्मार्टली जो है ना वो सिलेक्शन लेके आना है। तो ये क्या है कि भाई 120 मार्क्स तो मेहनत से ले आए, 25 मार्क्स ले आए भाई तुक्का वक्का स्ट्रेटेजीज, गैक स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ी हैक्स लगा लेता हूँ। एंड ये बच्चे बहुत बार सिलेक्शन ले लेते। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपको कितना आता है, इट्स ऑलवेज अबाउट कि व्हाट यू शो इन द एग्जामिनेशन। वहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की बहुत नीड होती है। तो टाइम बेस्ड ड्रिल्स कर लो भाई, बल्क में प्रैक्टिस करो। अगर मॉक टेस्ट में नहीं करना है तो एक 100 क्वेश्चन का एक सेट लिया, उसको एक टाइमर दिया, एंड उस टाइमर को मैं कहूँगा कि 100 क्वेश्चन को हमेशा 3 आवर्स का टाइम दो, बिकॉज आपको 3 आवर्स में जनरली 75 क्वेश्चंस करने, तो बेटर प्रैक्टिस के लिए आप 100 क्वेश्चंस कर लो। कुछ बोनस टिप्स दे देता हूँ कि भाई तुम्हारा एग्जामिनेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारा ये न्यूरल मैनेजमेंट है, तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग है, ये सब फोकस करेगा कि पहले बात तुम्हारे पास स्लीप कितना है, ब्रेक्स है या नहीं, ठीक है। जब ब्रेक्स नहीं होंगे, जब माइंड चलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा। देखो एक अप्रोच बताता हूँ, दिस आई डिड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। मैंने एक बार क्या किया था जेई में कि एक बार मैंने रात में बिना सोए लाइक नो स्लीप से मॉक टेस्ट दिया, और एक बार 2 मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, मैंने एक पूरी स्लीप ली 7 आवर्स की, फिर मॉक टेस्ट दिया। हैरानी की बात बताता हूँ, यहाँ मेरे मार्क्स आए थे 251 और यहाँ मेरे मार्क्स आए थे 305। ये फायदा होता है, यहाँ सिलेबस पूरा नहीं था, बट सिंस मैंने इतनी सारी चीजें कर रखी थी, उस समय हमारा जो है 360 का होगा। कोई लोग आके कमेंट में बोलेंगे कि यार तेरे 300 में से 305 कैसे आ गए, भाई 360 का होता था। तो ये फायदा होता है कि अगर प्रिपरेशन थोड़ी डाउन हुई, मतलब यहाँ मान लो 100% प्रिपरेशन है, यहाँ मान लो 90% ही प्रिपरेशन है, मैं तो बोल रहा हूँ 80% ही बोल दो, लेकिन भाई यहाँ ब्रेन एफिशिएंसी इज जस्ट 50%, यहाँ ब्रेन एफिशिएंसी इज 100%, यहाँ ब्रेन एफिशिएंसी 100% है। अरे भाई क्या करोगे 100% सिलेबस का, इफ योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, योर 80% सिलेबस इज कवर बट योर ब्रेन एफिशिएंसी इज 100%, यू विल परफॉर्म मोर। दूसरा क्या आ गया, हाइड्रेटेड रहो। एग्जामिनेशन सीजन है, हाइड्रेटेड रहो। जितना हाइड्रेटेड रहोगे, ब्रेन को फूड दोगे, जितना बॉडी में फ्लूइड्स रहेंगे उतना थकोगे नहीं, चीजें याद रखोगे, मेमोराइजेशन बढ़ेगा। हाइड्रेटेड रहो, बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज बेसिकली सेम वही वाला पॉइंट है कि योर स्लीप एंड योर स्ट्रेस लेवल्स, ये दोनों जो है वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को डाउन करते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करता हूँ तुम्हारे पास कि ये मान लेते हैं कि तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, ये तुम्हारी स्लीप है कि तुमने कितनी स्लीप ली, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेस, और ये हो गई तुम्हारी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितना हकते हो। मान लो कि एक केस में तुम्हारा सिलेबस 100% कवर है, लेकिन तुम्हारी 50% ही नींद हुई और तुम 70-80% मान लेते हैं स्ट्रेस दो। दूसरे केस में तुम्हारा सिलेबस 90% कवर्ड है, बट तुमने 60% नींद ले ली और तुम 90% स्ट्रेस दो। इस केस में तुम्हारा सिलेबस 80% ही कवर्ड है, बट तुमने नींद ले ली है 70% और तुम स्ट्रेस भी 80% ही हो। और यहाँ केस मान लेते हैं कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो 70% ही हुआ, बट नींद 80% हुई है, और तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम है, 50% ही मान लेते हैं। इन दिस केस डिस्पाइट ये सबसे पुअर परफॉर्म करेगा। यहाँ अगर मैं रैंकिंग करूँ तो ये तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ये यहाँ पे 90% जाएगी, ये 80 जाएगी, ये 70 जाएगी, ये 60 ही जाएगी भाई मेरे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ब्रेन ही काम नहीं करेगा। स्ट्रेस लेवल पे तुम्हारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, डिफरेंट हार्मोन्स निकलेंगे जो ब्रेन को रिलैक्स में डाल देंगे। वंस स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज, योर ब्रेन विल नेवर वर्क एफिशिएंटली। वो रिलैक्स में चला जाएगा कि भाई बॉडी को खतरा हो गया, अब ज़्यादा चलना नहीं है, एनर्जी स्टोर करके रखनी है। इस बात को समझो। इस पॉइंट पे कंक्लूड करता हूँ। तुक्का स्ट्रेटेजी या गैस स्ट्रेटेजी नहीं बोलूँगा, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी एमसीक्यू के लिए बताइए, उसको अच्छे से फॉलो करो, पर उसके साथ साथ मेन चीज़ पे ध्यान रखो कि तुम्हारे माइंड को बहुत अच्छे से काम रखना है, तभी तुम्हारी सिलेक्शन हो पाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत कंटेंट लेके आएंगे। ये बोर्ड तुम्हारे लिए लिया ही इसलिए है कि
ताकि बहुत सारा कंटेंट जल्दी जल्दी बन सके। कमेंट में जल्दी बता दो कि अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करवाने हो। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लो। JEE 25 पास आ रहा है, JEE 26 का 1 साल वेस्ट भी हो गया होगा, तो बेटर है कि लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड वर्क। इसमें जूम करके छोड़ते हैं। नो अल्टरनेटिव।